हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेके आ गया हूँ एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक। इसके दो चैप्टर हम लोग पहले कर चुके हैं। पहला भोजन कहाँ से आता है और एक भोजन के घटक। तीसरा है ये तंतु से वस्त्र तक। ये क्लास 6 वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे, एसएससी, जहाँ पे भी साइंस पहुँची जाती है वहाँ 6 से लेकर 10th तक की साइंस ही उसमें आती है। अगर 6 से लेकर 10 तक आप साइंस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन साइंस का बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक। पहेली बूझो और जानो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्हें प्राप्त हुई पुरस्कारी राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। यानी कि ये कह रहा है कि वो दुकान पर जब गए तो वहाँ तरह तरह की बहुत बहुत तरह के वस्त्र थे। विविधता यानी बहुत तरह तरह के वस्त्र थे, वो देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम हैं। संश्लिष्ट यानी बनाए हुए। उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ थीं। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर, एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण यानी कि कपड़े की दुकान पर घूमने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना प्रारंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर, बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न यानी डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने होते हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट यानी कि तैयार किए गए कृत्रिम कृत्रिम यानी कि जो चीज़ तैयार की जाती है मानव द्वारा उसे कृत्रिम कहा जाता है, के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों से कुछ पहचान कर सकते हैं? वस्त्रों में विविधता यानी कि अलग अलग प्रकार देखते हैं। क्रियाकलाप दे रहा है यहाँ पर एक। अपने आसपास के किसी दर्जी की दुकान पर भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन यानी कि जो कपड़े काट के जो बच जाते हैं, छोटे छोटे मोटे टुकड़े कपड़े के, कतरन एकत्र यानी इकट्ठा कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? चित्र 3.2 आगे होगा, ये 3.1 देख लेते हैं। ये कपड़े की दुकान है, यहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे हैं। ये सूट है, ये जो भी आपने देखा ही होगा। सूती कपड़े का वही टुकड़ा लीजिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यानी कि कह रहा है कि आपको एक सूती कपड़ा लीजिए और सूती कपड़े में देखा होगा ना आपको, जब उसे काटते हैं तो बहुत सारे छोटे 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 तागे लगे होते हैं, तो उन्हें खींचने का प्रयास कीजिए, वही कह रहा है। यदि कोई ढीला यदि कोई ढीला तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम ये देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बने होते हैं? यानी कि जब हम कपड़े में से कोई सूती कपड़ा उसमें एक एक धागा निकाल देंगे तो हमें ये उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे धागों से एक वस्त्र का टुकड़ा बनता है। तो यानी कि ये जो छोटे छोटे जिनसे ये वस्त्र बना है वो तागे कहाँ से आते हैं, ये किससे बनते हैं, यही कह रहा है ये। आगे देखिए। किसी सूती कपड़े के टुकड़ों में से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़ों को मेज पर रखिए और तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई अनुदिश
यानी कि इसकी तरह, जैसे कि ये दिखा रहा है इसी की तरह करना है। अनुसार अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर ये देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है। यानी कि ये कह रहा है आप कोई धागा लीजिए, उनसे उस सूती कपड़े में से निकाल के उसे सुई में डालिए और उसे हाथ से ऐसे 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 करिए। उसमें से ये बोला है कि तो धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया होगा। यानी धागे को जो छोटे छोटे हल्के से उस धागे में से छोटे छोटे रेशे निकल के होंगे। तो ये बोल रहा है कि धागे को पतले तंतुओं में विखंडित करना। आगे देखते हैं। सुई में तागे को पिरोने डालने का प्रयास करते समय आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में अलग हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। यानी कि जो धागा है कोई, मान ले धागा है, ये आप जब सुई में डालेंगे, इस सुई का छेद होता है, इसमें डालेंगे तो इसको सबसे पहले पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं ना, ताकि कि सुई में अंदर आराम से चले जाए। और कुछ धागे हैं तो ऐसे होते हैं कि इन धागों में से भी छोटे छोटे से रेशे निकल आते हैं, जो कि सुई में जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये धागों में से छोटे छोटे रेशे निकल आते हैं, तो यही तंतु हैं। इन्हीं तंतु से मिलकर धागा बना है। ये जो कह रहा है कि अधिक पतली लड़ियों से मिलकर जिसे तंतु कहते हैं। जो धागा जो पतली पतली छोटी छोटी लड़ियों से मिलकर बना है वही तंतु है। आगे देखिए। वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? यानी कि जो आप कपड़े पहन रहे हैं वो धागों से मिलकर बने और धागे जो हैं वो तंतुओं से मिलकर बने। तो ये तंतु जो है कहाँ से आते हैं, यही देखते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी कुछ चीज़ें जैसे सूती, जूट, रेशम तथा ऊन जो है जंतु से प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, पटसन पादपों यानी कि पेड़ों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भी जंतु से प्राप्त होते हैं ना, देखिए खरगोश से और बकरी से और शिप यानी भेड़ से, ऊँट से, इनसे ऊन प्राप्त होता है। और रेशम भी जंतु से प्राप्त होता है, देखा होगा ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं रेशम के। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। यानी कि ऊन को खरगोश के बालों से, याक के जो पहाड़ी क्षेत्रों में मिलने का, याक आपको बहुत बड़ा सा होता है, उसके ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, तथा ऊँटों के बालों से ही प्राप्त किया जा सकता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। यानी कि कुछ सालों से लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ केमिकल चीज़ों से तंतु यानी धागे बनाए जा रहे हैं, जिन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जो कि मानव द्वारा बनाए गए, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतु के कुछ उदाहरण हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉरी, कि नायलॉन कैसा रेशा है? तो नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है, रेशा यानी तंतु। आगे देखते हैं। ये खैर बुजो ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा। इन्हें योद्धा पहनते थे। वह ये जानना चाहते हैं कि यह भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं। यानी पुरानी मूवी में आपने देखा होगा कि ये बड़ी बड़ी, जैसे कि जब जंग होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, तो ये घोड़े पे पहन के बैठते थे राजा महाराजा, वही है ये। तो ये भी तंतुओं से बने होते हैं। आइए देखते हैं। कुछ पादप तंतु। रुई। देखते हैं रुई कहाँ से आती है। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर अलग कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी है। यानी कि एक रुई ली, इतना सा टुकड़ा, उसे खींचिए हल्का हल्का हल्का, तो उसमें छोटे छोटे रेशे दिखाई देंगे। वो कपास उन्हीं तंतुओं से बना है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। तो देखिए क्वेश्चन कितनी बार आता है कि कपास को कैसी मिट्टी में उगाया जाता है? काली मिट्टी में। और जहाँ की जलवायु उष्ण यानी कि थोड़ी गर्म जलवायु होती है, वहाँ पर कपास उगाया जाता है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? जैसे कि पंजाब, राजस्थान,
इधर थोड़े राजस्थान में कपास की खेती होती है, पंजाब में भी होती है, गुजरात में भी होती है। कपास पादप के फल कपास गोलक तथा नींबू की कपास के फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत के कपास के परिफूलों रोग से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। यानी कि जब कपास जब कपास बन जाता है पूरी तरह से तो ये ऐसा हो जाता है जैसे कि उसे बर्फ से ढक दिया हो। जब देखो चारों तरफ ये देखिए कपास के पौधे हैं, इससे कपास प्राप्त की जाती है। आगे देखते हैं। साधारणतः साधारणतः यानी कि जनरली इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो कपास है ये ना हाथों से बीना जाता है, छोटे छोटे है ना, हाथों से प्राप्त किया जाता है ना। पेड़ पौधों से जो कपास के पौधे हैं ना हाथों से तोड़ा जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों का कंकतन द्वारा प्रथन किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। ये कपास ओटना है, देखिए इस तरह से कपास ओटी जाती है, छोटे छोटे कपास है ये। आगे देखते हैं। अब आता है जूट यानी पटसन। पटसन तत्वों को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। यानी पटसन जो होता है उसे भी पेड़ के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि पटसन यानी कि जूट की खेती कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल में। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, यानी कि जब फूल उस पर लगा होता है तभी काटा जाता है पटसन। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा अलग कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। ये देखिए पटसन का पादप दिखा, ये पटसन का पौधा ऐसा होता है, इसके तने से पटसन प्राप्त की जाती है। ये कपास पादप के खेत। आगे देखते हैं। सूती रुई से तागा बनाना। ये देखिए रुई से तागा ऐसे बना रहे हैं, थोड़ी लंबी खींच के, और ये चरखा चलाया जा रहा है। सूती तागों की कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सके, तो ऐसा करके देखना अगर कोई करे तो। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कताई के लिए एक सरल युक्ति कौन सी है? हस्त तकुआ, जिसे क्या कहते हैं? तकली। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को यानी खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यानी कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप ब्रिटेन से जो वस्त्र ना मंगा के अपने देश में ही चरखा कातो और अपने हाथ से बुने हुए वस्त्र पहनो। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। तो देखिए अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत सरकार ने 1956 में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कभी 1956 में। बड़े पैमाने यानी व्रत यानी बड़े पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीन की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अब आते हैं तागे से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। बुनाई क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बने होते हैं। तागों के इस दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं।
भिन्न रंगों की दो कागज की शीट लीजिए, दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्कशीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र जो ऊपर दिखाया था अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर अनुसार रेखाएं खींचिए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। ये करना बता रहे कि ऐसे करके लीजिए, ऐसे ये इस तरह से कागज की पट्टियों से बुनाई, ऊपर नीचे करके। आगे देखते हैं। इसी ढंग से ताकों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। ताके वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या फिर विद्युत प्रचलित। हस्त यानी हाथ से चलाने वाले या फिर बिजली से चलने वाले। आगे देखते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या आपने कभी ये ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? आपने देखा होगा आपकी बहन, सिस्टर, मम्मी, कोई आप किसी न किसी की बुनते होंगे सर्दियों में। इनकी बुनाई निटिंग में किसी एकल ताके का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी ताके को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल ताका लगातार खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। यानी कि कोई एक बुनी हुई चीज़, जैसे कि स्वेटर, एक धागा निकालें उसको खींचे तो खिंचता सारी बुनाई उधर जाती है। ये वही बोल रहा है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। पहली ये जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? आइए देखते हैं। वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल या वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। यानी कि प्राचीन काल में लोग वस्त्र कहाँ से पहनते थे, क्या कैसे अपने शरीर को ढकते थे? वो तो ये बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चमड़ी, चर्म यानी चमड़ी और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डलियाँ, टोकरियाँ बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना ही नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित यानी ढक लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गईं। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है? जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यानी कि जिस तरह से पूरे भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग पकवान खाए जाते हैं, उसी तरह कपड़े भी पूरे भारत में अलग अलग पहने जाते हैं। जैसे कि हम दक्षिण भारत में ज़्यादातर देखेंगे तो वहाँ पर धोती और वो ऊपर से कुर्ता जैसा पहनते हैं। और आप ऊपर चले जाएँ हिमाचल साइड में तो वहाँ पर ठंडे वस्त्र ज़्यादा मिलेंगे, या फिर वो राजस्थान में चले जाएँ वहाँ का पहनावा अलग है, पूर्वी में अलग है। सब जगह का अलग अलग विविधता, यानी कि अलग अलग कब वस्त्र पहने जाते हैं। तो ये देखिए चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। इसमें कुछ प्रमुख शब्द थे: रुई, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई, धागा। सारांश देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर। वस्त्र धागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। जो कपड़े होते हैं वो छोटे छोटे धागों से बनते हैं और धागे तंतुओं से बनते हैं। और तंतु कहाँ से आते हैं? वृक्षों से, पादपों से और जंतुओं से। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लेषित, या तो प्राकृतिक होंगे या कृत्रिम या मानव द्वारा बनाए गए। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर और कुछ संश्लेषित तंतु के उदाहरण हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नायलॉन और पॉलिएस्टर कैसे रेशे हैं, तो ये संश्लिष्ट यानी कृत्रिम रेशे हैं। रुई और जूट जैसे जंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं।
रुई और जूट पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। धागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है। तो चैप्टर देखिए कंप्लीट होता है। ये कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए नायलॉनी संश्लेषित संश्लेषित तंतु है, ऊन प्राकृतिक है, रूबी प्राकृतिक है, रेशम प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक और ये कृत्रिम है। नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य का उल्लेख कीजिए। तंतुओं से तागा बनता है, तो बिल्कुल सही है। कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है, ये भी सही है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये भी सही है। रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, सही है। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, सही है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं। रेशम तंतु जो होते हैं वो पत्तों से प्राप्त होते हैं, शहतूत के, और उन्हें जो जंतु छोटे मोटे कीड़ों से प्राप्त होते हैं, तो ये गलत है। पोलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, ये गलत है, ये संश्लेषित है। तो देखिए ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके बाद हम इसका अगला चैप्टर लेके आएंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।